परम आदरणीय श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, आज इन हाउस ट्रेनिंग के अंतर्गत आरबीटी विद्यालय गुठनी के कक्षा कक्ष में मैं वरुण कुमार पांडे एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच उदार चरित्र श्रीमान वाई तिवारी सर, श्रीमान अभिमन्यु सर, श्रीमान सीपी सर, अजय सर व हमें आज काफी उत्साहवर्धन करने के लिए साथ में राकेश सर का मैं सहृदय आभार प्रकट करना चाहूँगा। आज का टॉपिक जो है हम सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी अगर अपने आप को एक शिक्षक मानते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो आज का टॉपिक बड़ा ही अपने आप में परिपूर्ण होने वाला है। विलंब न करते हुए हम लोग अपनी बात पे आते हैं। जो आज का टॉपिक आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। हैप्पी अर्थात खुशी। ये बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को प्रसन्नचित्त करने वाला शब्द है। इसके पहले उच्चारण के शुरू करने के पश्चात ही व्यक्ति के मन में तमाम हिलोरे उठने लगते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि क्या आप खुश हैं? बिल्कुल सर। श्रीमान अंगद जी, क्या आप खुश हैं? बिल्कुल, धन्यवाद सर। जहां तक मेरा मानना है, खुशी वह है जिसे शब्दों में वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है, जिसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात मानूं तो आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जॉब हो, अगर वो चीज हम लोगों को प्राप्त हो जाती है तो वह खुशी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो जीवन में निसंदेह आप किसी कार्य को सही ढंग से संपादित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हुआ करती हैं। इच्छाएं हो भी सकती हैं, किसी को अच्छा करने की इच्छा है, किसी को अच्छा बनने की इच्छा है, किसी को अच्छा बोलने की इच्छा है, किसी को अच्छा अभिनय करने की इच्छा है, किसी को बहुत अधिक धन दौलत रुपया पैसा कमाने की इच्छा है। दुनिया के किसी भी कार्य को करने की इच्छा है। इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वह किसी न किसी कार्य को करना चाहते हैं। अगर किसी कार्य के करने से पूर्व अगर खुश नहीं होते हैं तो फिर हम या वो उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते। हम सभी शिक्षक हैं, इस नाते हम सभी का इसका ऊपर बड़ा ही विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर जीवन में आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो उससे मिलने वाली पॉजिटिव जो फीलिंग होती है
वह खुशी है। पुनः आप सभी ध्यान देंगे। दूसरी ओर संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन को हैप्पीनेस लेकर आता है। जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं होंगी तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो होंगे, अर्थात संतुष्ट नहीं होंगे। अगर हम लोग अपने कार्य से, अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आपके पास जो भी है, रुपया, पैसा, धन दौलत, और आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन आते हैं तो उसे भी हम खुशी कर सकते हैं। व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे आनंद हैं तो वह खुशी है। जीवन में आनंद को लेकर ही खुशी का आना होता है। इस प्रकार जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए खुशी का होना नितांत आवश्यक है। हम लोग प्रसन्न रहने के लिए तमाम प्रकार की गतिविधियों को करते हैं। इसके लिए हम अपने बच्चों को, स्वयं को भी इस क्रिया का अवलंबन कराते हैं। एक छोटी सी पॉइंट है, या मेरे पड़ोस की ही है। एक अभिभावक महोदय है, अपनी पत्नी व अपने बच्चे के साथ घूमने के लिए जाते हैं। यानी कि वो बच्चे को घुमाने के लिए ले जाते हैं। दोनों लोग बहुत अच्छे से अपने गाड़ी में बैठते हैं और बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, स्वयं को प्रसन्न करने के लिए चल देते हैं। आगे जाने के बाद वो एक होटल में पहुंचते हैं। होटल में पहुंचने के पश्चात वे सभी बैठते हैं, कुर्सियां लगी होती हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी मेनू देती है जिसमें काफी सामग्रियां लिखी हुई होती हैं। देखने के बाद पिता दूसरे चेयर पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और कुछ देखने लगते हैं। कुछ पश्चात माता जी की भी यही क्रिया होती है। अब ऐसे कंडीशन में बच्चा कैसे खुश रह सकता है? खुशी की परिभाषा ही बदल गई है। तो हम कुछ इस प्रकार से करें जिससे खुशी, आनंद को अनुभव कराए। इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम स्वयं अपने आप को महत्व दें, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो खुशी का क्या मतलब है? इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है अपने आप को महत्व देना और अपने आप को ठीक रखने के लिए तमाम क्रियाओं को करना, व्यायाम करना, शारीरिक श्रम करना, मानसिक श्रम करना आदि बातें इसमें आया करती हैं। और सबसे जो बड़ी बात है ना, अपने आप को महत्व देने की बात, अपने आप को खुश रखने के लिए इस दुनिया में कभी किसी से उम्मीद मत करना। अगर हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, स्वयं उस कार्य को करेंगे तो उसमें काफी प्रसन्नता होगी। तनाव में न रहें तो हम सभी नेक्स्ट प्रसन्न रह सकते हैं। खुशी आनंद की अवस्था है। यदि आप इस स्थिति में रहने के लिए अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से प्रशिक्षित कर लेते हैं तो बच्चा उसी तरह से सीख जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जो विचार अपने मन में रखे हुए हैं, आपका दिमाग जो है वही मानता है, वही करता है। हालांकि यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आप समय समय पर खुशी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस अवस्था के बने रहने के लिए महीनों व साल लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं हमें खुशी की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि खुशी को कैसे हासिल करें, कैसे प्राप्त करें। तो कुछ आदतें होती हैं जो खुशी को आकर्षित करने का कार्य करती है। जैसे कि संतुष्ट रहें। हम लोग कैसे संतुष्ट रहेंगे? तो विभिन्न स्थितियों में
अति उत्साह या उदास होने के बजाय परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत मनाता है, बहुत कोशिश करता है कि वह हताश न हो। फिर भी मैंने ऊपर कहा कि ये बड़ा मुश्किल है। इससे हम लोगों ने अभी तक बड़े बुजुर्गों से काफी सीखा, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संयमित बनाए रखना और इस कार्य को करने में वर्षों महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग संतुष्ट रहें, उदास न होवे, इसके बजाय सक्रिय भावनाओं जैसे शांति और संतोष को निष्क्रिय करने में परिवर्तन करना चाहिए। इन भावनाओं को स्वस्थ बनाए रखना भी बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम वर्तमान में रहें। अगर हम क्लास में भी जा रहे हैं तो कक्ष के अंतर्गत यानी क्लास के अंदर जब हम एंट्री किए तो हमें ध्यान रहे कि हम अपने वर्तमान में हैं। हम जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं वर्तमान में, उसको हम सभी पूरा करें। अगर वो लक्ष्य हमारा केंद्रित रहेगा तब हम अपने बच्चों को अच्छे से अधिगम करा सकते हैं। हम लोग घर से चलते हैं, रास्ते में बहुत सी चीजें देखते हैं, घर के अंदर भी बहुत सारे तनाव रहते हैं, अब जिसको गिनाया नहीं जा सकता है, उन सभी को हम लोग दूसरी ओर क्लास के अंदर आने से पहले ही परित्याग कर देते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा, हालांकि ये कार्य बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जो चीज हम अपने मन में लेकर के आए हुए हैं उन चीजों को बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, नहीं प्रदान कर पाएंगे। इसलिए हम सभी को वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। और वर्तमान का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी अनुभवी शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं। हम लोगों को समाज में रहना है और समाज में रहने के लिए हमें अतीत से सीखना, वर्तमान में करना और भविष्य के लिए चिंता मत करना, यही बताया गया है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इन कालों में लगा वर्तमान। आपको अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आपने पीछे क्या किया उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं। कोई भी हर काम को पूरी तरीके से कुशल, कोई भी व्यक्ति हर कार्य में पूरी तरीके से कुशल हो, ऐसा किंचित भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। अपने आप को दोष देने या अपने जीवन में किए गए सभी बुरे फैसलों के लिए खुद को दोषी करार देना बंद करिए। तब जाकर के हम लोग एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को अधिगम करा सकते हैं। इसके पश्चात अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बंद करना। मैंने हालांकि पहले ही कहा कि इसके बारे में, भविष्य के बारे में हम लोग चिंता न करें, क्योंकि भविष्य को लेकर के हम परेशान रहेंगे तो वर्तमान हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, चिंतन जरूर करना चाहिए वर्तमान का। अगर हम वर्तमान का चिंतन नहीं करेंगे तो भविष्य हमारा सही नहीं रह पाएगा। अतीत से जो हम लोगों ने सीखा है उसको वर्तमान में करते रहना चाहिए। वर्तमान पल में जिए, अच्छे समय को हाथ से न जाने दें, आभारी होना। अपने सभी पिछले क्षणों और निर्णयों को याद रखें। अपने पीछे क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, किन बच्चों को किस गतिविधि से उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी, इन सभी का हमें ध्यान रखना होता है, जिनसे आपको खुशी मिलेगी कि अमुक लड़के को मैंने ये बातें बताई और इसने अभी तक उस पे है, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और ये सभी जान करके आपको और अभिभावक दोनों को भी प्रसन्नता होती है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी खुशी के क्षणों को पाने के लिए भगवान भी आभारी रहते हैं। अगली जो बिंदु इसमें है सकारात्मक विचारों का लाना। आपके विचार आपको जो है वास्तविक बनाने का कार्य करते हैं। अगर हमारे विचार उत्तम है ना तो हमें कोई अपने पद से डिगा नहीं सकता। तो हमारे अपने विचारों में सकारात्मकता का होना नितांत आवश्यक है। सकारात्मक विचार, सकारात्मक मन जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभवों का एहसास कराते हैं।
इसलिए खुशी का अनुभव करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने आसपास सभी के बारे में अच्छा सोचें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर हमारे आसपास की गतिविधियां कुछ इस प्रकार से होती हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी हमारी आलोचनाएं उससे भी ज्यादा होने लगती है, तो हमें इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम अपने कार्यों पे करते रहें, कोशिश पूरी तरीके से करें, किसी के प्रति नकारात्मक विचार अपने अंदर न लाने दें और अपने आप को सजग रखें। तो ये तो हुई हम लोगों की खुशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे हम लोग बात करेंगे कि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से एक अच्छा हैप्पी किया जाए, खुशहाल कक्षा यानी कि हैप्पी क्लासरूम की प्राप्ति हम सभी कैसे करें। चूंकि एक खुश हैप्पी क्लासरूम प्राप्त करके हम बच्चों को प्रसन्नता पूर्वक अच्छे से अध्ययन करा सकते हैं। एक कुशल कक्षा हर शिक्षक का बहुत बड़ा सपना होता है। यह शैक्षणिक परिणामों आपके विचारों के व्यक्तिगत विकास से समझौता किए बिना प्राप्त किया जा सकता है। इससे आपका व्यक्तिगत कोई रिलेशन नहीं होता है। इसमें तमाम जगहों से दूर से बच्चे आए हुए होते हैं, वे सभी आपके लिए एक समान ही होते हैं। तो आप खुशी और सीखने को कैसे संतुलित करते हैं, एक खुशहाल कक्षा कैसे प्राप्त करें, हम सभी इस पे बातचीत करेंगे। तो आप लोगों के बीच से मैं जानना चाहूंगा कि श्रीमान अजय जी, एक हैप्पी क्लासरूम कैसे हम बना सकते हैं? सर, क्लास में जाने के पहले तो हम प्रसन्न दिखें। जब हम प्रसन्न दिखेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और क्लास में जाने के बाद मतलब बच्चों से उसके बारे में पूछें, कैसे हो, कैसा पढ़ाई कैसा लग रहा है, कैसा अच्छा अनुभव फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो बच्चे आपके साथ जो है कि बिना हिचक और बिना डरे बात करेंगे और खुश मिजाज रहेंगे और आप जो भी कहेंगे उसे वो ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल निसंदेह सर, आपने अच्छा प्रयास किया। जैसा कि कहा गया है कि एक राजा को शेर के समान बलवान और लोमड़ी के समान चतुर होना जरूरी होता है। उसी प्रकार से एक शिक्षक को अपने क्लास में पहुंचने से पहले अपनी पूरी बुद्धि विवेक के साथ उसे पूरे प्रसन्न चित्त हृदय से मन से अपनी क्लास में प्रवेश करना चाहिए। उनके क्लास में प्रवेश करने मात्र से ही बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार का उल्लास उत्पन्न होता है और वो अपने आप को इससे आनंदित अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चे भी जो होते हैं वे हम सभी के बीच से किसी न किसी का नकल भी करते हैं। जब ये प्रवृत्तियां उनमें होती हैं तो हम सभी शिक्षक के लिए ये कर्तव्य होता है कि हम सभी कुछ इस प्रकार से अपने क्लास में प्रवेश करें जिससे कि क्लास का माहौल ही खुशनुमा बन जाए। छात्रों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। छात्र ऐसा नहीं है, इस प्रकार से हम लोग अपने हाव भाव को नहीं बना ले जिससे छात्र जो है डर जाए, भयभीत हो जाए। कहीं अक्सर हम लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर सुनने में मिलता है कहीं एकादशित की शिक्षक कुछ जो है स्ट्रिक्ट लेकर के क्लास में कुछ इस प्रकार से अपने हाव भाव को बना के जाते हैं जैसे आधे से अधिक बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्लास का माहौल खुशनुमा नहीं होता है, बच्चे प्रसन्न नहीं होते हैं, भयभीत हो जाते हैं और भय की स्थिति में हम अपने जो सोच को लेकर के आए हैं, जो अपने लक्ष्य को लेकर आए हैं, बच्चों के मार्गानुकूलीकरण के लिए जो अपने पास
पाठचर्या बना के आए हैं वो चीज को हम नहीं दे पाते हैं। एक कक्षा को सुरक्षित होने के लिए उसे नियंत्रण में होना बहुत आवश्यक होता है। जब हम क्लास में प्रवेश कर गए तो हमारे देखने मात्र से सारे बच्चे आपके तरफ आकर्षित हों, आपके हर एक इशारे को पहचाने, आपके संकेतों को पहचाने, जिससे आपका क्लास नियंत्रित होता है। और जब क्लास हमारा नियंत्रित होगा तो हम निस्संदेह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जो बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, जिस टॉपिक को बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। और नहीं तो अगर नियंत्रित क्लास नहीं रहेगा तो बच्चे शारीरिक रूप से तो क्लास में हमारे रहेंगे, पर मानसिक रूप से कहीं खेल के मैदान में रहेंगे या अन्य जगहों पे रहेंगे या किसी फंक्शन में रहेंगे। इसके लिए एक और विधि बताई गई है कि हम जब पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में जिस टॉपिक को लिए हैं उससे बोधात्मक प्रश्न भी पूछा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के भी यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कहा जाए कि रात्रि है ना, दधी है ना, 2 वर्ड मैंने बोला और फिर आगे हम पढ़ाते चले गए, तद्भव के बारे में बताते चले गए, देशज विदेशज के बारे में बताते चले गए और फिर से इस प्रश्न को रिपीट किसी बच्चे से पूछे। तो जब बहुत के प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे और अधिक रुचिपूर्ण सीखते हैं और इससे हम लोगों को भी मालूम हो जाता है कि बच्चे हमारे तरफ आकर्षित है, यानी कि हमारा क्लास अब नियंत्रित हो चुका है, जो हम लेना चाहते हैं वो उन्हें दे सकते हैं। एक शिक्षक को शारीरिक, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होती है। दृढ़ रहे, शिक्षक जो है दृढ़ रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं आप ही करो, ठीक, तो बच्चा वैसा है उसे हम थोड़ा सा प्यार से डांटेंगे, दुलारेंगे भी, डांटेंगे भी। डांटने पर हम काफी इस तरह से नहीं डांट दें कि वो हमसे भयभीत हो जाए, भय उत्पन्न करना नहीं, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। छात्रों को कक्षा के अंदर अपनी बात कहने का सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा अवसर देना चाहिए, हमें अपनी बातों को थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग अंग्रेजों की शिक्षा नीति को नहीं अपनाए हैं कि जो हम कहेंगे वही सब है, वही करना है, वो हमारे देश के भविष्य है, इसलिए हमें उनकी बात को भी सुननी आवश्यक है, उनकी भावनाओं को भी जानना जरूरी है। वह व्यवहार मॉडल करे तो आप अपने छात्रों से देखना चाहते हैं कि इसका मतलब है कि आपको उनके अनुकरण के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना भी होगा। जैसे क्या होता है कि हम सभी पढ़ाते रहते हैं तो पढ़ाने के दौरान बहुत सी गतिविधियों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन के दौरान भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हम लोग करते हैं, उस चीज को वहाँ पे दिखा देते हैं या सामने जो कील लगी होती है उसमें टांग देते हैं, जिससे बच्चे देख करके भी सीखते हैं। और अगली जो इसमें की बिंदु है वह छात्रों को मूल्यवान महसूस करना चाहिए, है ना। छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जाने। यदि आप एक सुखी कक्षा चाहते हैं तो उनको उनके साथ एक सकारात्मक संबंध विकसित करने की जरूरत होगी। जब कोई छात्र आप दुर्व्यवहार करता है तो उससे अकेले में बात करने का प्रयास करना चाहिए। एक छात्र को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से चीजें और खराब हो जाएंगी। छात्रों को पीठ की ज्यादा परवाह नहीं होगी। यदि वे जानते हैं कि आप उनमें रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें एहसास हो जाता है कि आप परवाह करते हैं तो वे आपकी बात को सुनने के लिए और अधिक इच्छुक। जैसे सम्मान की बात किया जाए कि कुछ बच्चे ऐसे शरारती होते हैं जिसे सार्वजनिक डांटने पे वे अपने आप को बहुत हीन महसूस करते हैं, है ना। तो अगर हम सार्वजनिक डांटेंगे तो इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाएगी कि वो बच्चा पूरी तरीके से सुधर ही जाएगा।
है ना। वैसे दंड की प्रक्रिया में है, सार्वजनिक रूप से खड़ा करा सकते हैं, है ना, खड़े रहेंगे अपनी सीट पे कुछ देर तक, फिर बैठा देते हैं, ये प्रक्रियाएं हैं। फिर भी सकारात्मक, अशाब्दिक, शाब्दिक पुनर्वलन भी बताए गए हैं। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य होता है कि हम उसकी गतियों को जानें कि आखिर ये कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है। अगर बार बार उससे हम व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, ऐसे छात्र, ऐसा नहीं है कि एक क्लास में अगर इनकी संख्या अधिक है तो हम लोग एकाएक इसे सुधार सकते हैं, इसके लिए थोड़ा समय लगता है, हम लोग को परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, उन छात्रों से मिलना। तो कभी कभी क्या होता है कि उन छात्रों के मिलने के साथ साथ हम उनसे, उनके अभिभावक से मिलने की आवश्यकता भी अनुभव करते हैं, क्योंकि केवल हमारे मिलने से, हमारे प्रयास करने से हर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसीलिए समय समय पर, जैसे कि हम लोग के विद्यालय में भी पेरेंट्स मीटिंग कराया जाता है, इसमें हम दोनों के विचारों को साझा किया जाता है और बच्चे के विकास की भी कामना की जाती है और बच्चे अच्छा अधिगम भी करते हैं। छात्रों को सफल महसूस करना, एक शिक्षक के रूप में छात्रों को अकादमिक रूप से सफल बनाने के लिए आपको वह सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। एक सफल छात्र के लिए आपको जो जो गतिविधि अपनाने की आवश्यकता है वो आप कर सकते हैं। वैसे तो शिक्षक का कार्य ही होता है कि अपने विद्यार्थियों के विकास के लिए सतत क्रमवश लगा रहे। जब भी आप उपयुक्त प्रौद्योगिकी और सहयोग को शामिल करें, असाइनमेंट देने में स्पष्ट रूप से बताएं कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। हम प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देने से पहले हमें उन्हें इस बात का आभास करा देना चाहिए कि आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है। हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में दे दिए कि फिगर बनाइए और इनके बारे में लिखिए, तो केवल फिगर बनाएगा, केवल लिख देगा, हम क्यों लिखेंगे उनके बारे में, हम क्यों उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके फिगर को देखने से, उनके जीवन परिचय को पढ़ने से हमारे अंदर जो सकारात्मकता आएगी, जो ऊर्जा आएगी और उससे हम अपने आप को कैसा अनुभव करेंगे, ये पूरी तरीके से बच्चों को उनके हृदय में, उनके मन में बैठा देना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट वर्क देने से पहले। क्योंकि हर प्रोजेक्ट वर्क का, असाइनमेंट का अपना अपना एक उद्देश्य होता है, हर विषय का अलग अलग होता है, सभी लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलताओं का जश्न मनाना नहीं। चाहे हम लोग भी अगर किसी चीज की सफलता प्राप्त करते हैं तो खुशी इजहार करने के अनेकों तरीके होते हैं। कोई गा करके करता है, कोई नाच करके करता है, कोई हंस करके करता है, कोई घूम करके करता है। तो बच्चे भी अगर इस तरह से कुछ अच्छा जब करते हैं तो निसंदेह उन्हें भी एक शाबाशी मिलनी चाहिए, या तो उनके द्वारा कही गई बातों को हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दें, वाह आपने अच्छा प्रयास किया, या हम दोहराएं या शाबाश, इस तरह से पुनर्वलन हम उन्हें दें। तो अंगद सर, आप कैसा पुनर्वलन अक्सर बच्चों को देना चाहते हैं, या कोई भी? मैं आपको बताया कि अक्सर तो छोटे बच्चे हैं। चलिए श्रीमान अंगद सर, आप कैसा पुनर्वलन देते हैं? जैसे बच्चों को जब शाबाशी देते हैं तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उन बच्चों को भी अच्छा लगता है, और उनका जो है साहस और बढ़ता है। जो वीक स्टूडेंट है वो हो जाते हैं कि हम जो है कि और बताएं और खुल के सामने आते हैं। शाबाशी से सबसे बड़ा ये एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो वीक स्टूडेंट हैं उनको शाबाशी देने से वो टीचर के सामने जो है सारी बातें को बताता है और रुचि, पढ़ाई के प्रति वो रुचि उत्पन्न होती है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा कि जो वीक बच्चे हैं उनको शाबाशी देने से काफी वो अच्छा करते हैं, तो जब वो वीक बच्चे अच्छा करें तभी हम उन्हें शाबाशी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत कार्य करते हैं, कार्य को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं तब हम शाबाशी दें, तब वहाँ पे शाबाशी का अर्थ बदल जाएगा, अशाब्दिक पुनर्वलन देंगे ना, आपने अच्छा प्रयास नहीं किया, आपको और अच्छा प्रयास करना चाहिए, ये चीजें होंगी। तो इसके भी भाव होने चाहिए हमारे पास। अगला पेज में
अपने छात्रों को जानने के लिए कुछ समय दें। हमने पहले कहा कि हम लोग एकाएक इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, एकाएक अपने छात्रों को नहीं जान सकते हैं। प्रत्येक छात्र को जानने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल छात्रों को कक्षा में सहज महसूस करने से मदद मिलेगी, बल्कि एक शिक्षक को एक देखभाल करने वाला कक्षा समुदाय बनाने में भी मदद मिलेगी। जब तक हम अपने विद्यार्थियों की पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा विद्यार्थी किस स्तर का है, तब तक हम अपने शिक्षण अधिगम को प्रसन्नता पूर्वक सही ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने विद्यार्थियों को जाने, कुछ समय दें और उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद प्राप्त करें। हास्य का प्रयोग करें, बहुत जरूरी होता है। वैसे है बड़ा कठिन कार्य, इस दुनिया में हंसना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि इसके बिना व्यक्ति का जीवन, या चाहे वो विद्यालय हो या घर परिवार हो, बड़ा मुश्किल होता है। कक्षा के अंदर हास्य का उपयोग करने से किसी भी अवसर का उपयोग हमें करना चाहिए। कोई दृष्टांत कौशल भी उठा लिया जाए, किसी टॉपिक को ऐसे बाह्य दृष्टिकोण से उठा लिया जाए और फिर उसको बताते हुए अपने टॉपिक पे लाया जाए, है ना। आखिर कौन हंसना नहीं चाहता है? रजत साहब हंसना नहीं चाहते हैं? नहीं, हंसना चाहते हैं, बिल्कुल सर। हंसना दुनिया का हर लोग चाहता है, क्योंकि खुशी सभी को चाहिए। खुशी के लिए तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। वाह की बात किया जाए तो खुशी के लिए बहुत कुछ कर दिए जाते हैं, दूसरे का हित का भी ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन हम लोग ऐसी खुशी नहीं चाहिए हम लोगों को। हम शिक्षक हैं, हम लोगों को वैसी खुशी चाहिए जिससे दूसरों का हित हो, अहित न हो। तो बच्चों को खुशी कैसे मिलेगी और उनका हित कैसे होगा? तो चुटकुला हम लोग सुना सकते हैं, कोई मजेदार कहानी हो वो बता सकते हैं, अविस्मरणीय बहुत सी चीजों को हम लोगों ने देखा, अनुभव किया, उसे हम लोग सुना सकते हैं। कोशिश करें कि हर समय चीजों को ज्यादा गंभीरता से न लें। हमेशा अगर हम सीरियस रहेंगे, गंभीर ही रहेंगे, तो बच्चे भी हमारे क्या हो जाएंगे, खूब जाएंगे, उबाऊ महसूस करने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन में वे अधिगम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे बहुत जल्द आप कई बार आप डांटते हैं कि बैठ जाओ मत बात करो, फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो कभी क्या होता है कि जैसे कुछ शिक्षक है, मैं नाम देखना चाहूंगा, बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी क्लास को हैंडल करते हैं। अब बहुत हमें खुशी होती है, अच्छा भी लगता है। कभी कभी मैं भी इस चीज का प्रयोग करता हूँ, कभी मैं उनके स्तर तक बिल्कुल आ जाता हूँ। उनके स्तर पे आ जाने से वो क्या होता है कि बच्चे हमको समझने लगते हैं और हम उनको समझने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि वो बच्चे बिल्कुल जो आप बात बताते हैं उसको सक्रिय रूप से सुनते हैं, आत्मसात करते हैं। प्रशंसा करें, स्तुति की शक्ति को कम मत समझो। बच्चों को यह बताना अच्छा लगता है कि कमाल के हैं, यह अच्छा काम कहने की जितना आसान हो सकता है, या बाकी कक्षा के लिए एक घोषणा जो गलत है उसे उजागर करने के बजाय विपरीत करें, अच्छा व्यवहार करें। छात्र उस तरह का ध्यान चाहते हैं, इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। देखिए कभी कभी क्या होता है हम लोगों के बीच की बच्चे गलत करते हैं, तो इसके लिए साहित्य की बात करें तो व्यंग्यात्मक भाव भी बताया है ना। बच्चा गलत कर रहा है, बच्चा गलत किया, आपकी बात नहीं माना, आपने कहा कि आप बाहर जाओ, अपनी सर बाहर नहीं जाएंगे। उसने गलत किया, आप कह रहे हैं ठीक है तुम बैठे ही रहो, ठीक है आप बैठे ही रहो, तो बच्चा समझ रहा है सर गुस्सा है, सर डांट रहे हैं। तो ये भी आपका उसे अलग तरह का एहसास दिलाने का कार्य करता है। विकल्प भी देना चाहिए हमें उन्हें। आमतौर पर शिक्षक नियम निर्धारित कर देते हैं और तय करते हैं कि कक्षा के अंदर चीजें कैसी होंगी। हम सभी करते हैं, कक्षा के अंदर कैसी चीजें होंगी नियम बना देते हैं। छात्रों को शायद ही कहीं अपने चुनाव करने का मौका मिल पाता है। केवल हम लोग अपने नियम बना दें, अपनी बातों को उनके समक्ष रख दें, पर छात्रों को भी तो इसका अवसर प्राप्त होना चाहिए। छात्रों को यह अपनाने की अनुमति देना कि वे क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उन्हें खुश करने का एक अच्छा तरीका है। बच्चों को खुश करने का तरीका है ना,
जैसे मान दो तीन चीजें होती है जिसको हम सभी शिक्षक अपने क्लास में यूज करते हैं। एक ये होता है कि हम लोग क्लास में गए, पुस्तक को लिए, पुस्तक देख करके पढ़ा रहे हैं, ठीक, सारे बच्चे का नहीं समझ में आ रहा है, पुस्तक तो हमारे पास भी है, नहीं समझ पा रहा, हम लोगों ने पुस्तक रख दिया, हम लोग खुद घर से पढ़कर आते हैं, सैंपल के माध्यम से हम लोगों ने एक एक चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, सर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई कैसे आएगा समझ में? तब हम क्या करेंगे, अब एक एक कड़ी को हम लोग शुरू करेंगे। एक एक कड़ी जब हम उन्हें पढ़ाना चालू करेंगे, यानी कि सबसे कोई टॉपिक होगा जिसके परिभाषा आप बताएंगे, उसके प्रकार बताएंगे, बस इतना रोक दीजिए। इसके बाद हर बच्चे से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। इससे क्या होगा कि वे अधिक अधिगम करेंगे, है ना, और उन्हें भी शाबाशी मिलेगी और वे अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। इससे कम पढ़ाएंगे, बार बार पूछेंगे, सर हम बताए हैं बहुत अच्छा लगा, तो ये चीजें होती हैं। तो उन्हें खुश करने का सबसे अच्छा ये तरीका है, और ऐसा करने से विद्यार्थियों को कुछ हद तक स्वतंत्रता भी मिलती है। कुछ बच्चे जो डरे होते हैं वे उस प्रश्न को जो थोड़ा ही हमने पढ़ाया है और पूछते हैं और बताते हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता भी मिलती है और ये प्रदर्शित होगा कि आप उन पर भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है जो बच्चा कभी नहीं बोलता है, एक बार बोलता है, आप पे भरोसा करता है ना, और फिर दोबारा वो बोलेगा। खेलने के लिए समय का आवंटन करें। खेलना सबको प्रिय होता है, खेलना सबका प्रिय होता है। वैसे तो कहा जाए तो ये पूरा जीवन खेल ही है, और इस खेल में ही एक दिन अंतिम खेल के लिए ही हम लोगों को प्रस्थान कर जाता है। पर अपने विद्यार्थियों को सुचारू रूप से हम अधिगम कराने के लिए खेल के समय का आवंटन होना भी बहुत आवश्यक है। बच्चे के लिए विकास में खेल का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। केवल हम लोग लगातार उन्हें पढ़ाते रहते हैं जिससे उनका मानसिक ह्रास होता है, उनका ध्यान दूसरी ओर केंद्रित हो, उनका शारीरिक विकास हो, इसके लिए भी उन्हें खेल का होना जरूरी है। मानसिक सामाजिक भावनात्मक रूप से बढ़ने में उन्हें मदद करता है। खेलना एक बेहतरीन रचनात्मक कार्य है, इसीलिए हर विद्यालयों में कुशल शिक्षक जो खेल के होते हैं उन्हें रखा जाता है। वो खेल के बारे में अच्छा अनुभव रखते हैं और समय समय पर उन्हें खेल का अवसर भी प्रदान करते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले ही हम लोग अपने यहाँ देखे, काफी अनुभवी यहाँ पे शिक्षक रहे, नाम तो सब लोग जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से बच्चे अपने आप को खेल के माध्यम से प्रस्तुत किए और कितना अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस किए, और उस प्रसन्नता के बाद उन्होंने जो अधिगम किया उसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगली बार जब सब फिर खेल में उतारेंगे ना तो हमको कितना रिस्पेक्ट मिला, कितना सम्मान मिला और कितनी खुशी मिली। खुशी की परिभाषा में हमने पहले ही बताया, खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, खुशी को महसूस किया जा सकता है। तो बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाए, इस प्रकार की गतिविधियों को भी करना आवश्यक होता है। उनसे बातचीत भी करें। बेशक हर चीज का एक समय होता है और उसी समय के लिए माफी चाहेंगे, हर समय के लिए एक निश्चित समय बनाया गया है, हर चीज के लिए एक निश्चित समय बनाया गया है, समय आवंटित किया गया है। खेल का भी समय एक निश्चित समय में होना चाहिए, है ना, और उसका बच्चे लाभ प्राप्त कर सकें। खेल भी हमने बात किया, बच्चों को खुश करने के लिए शारीरिक विकास भी हुआ, और भी अपने मुद्रा को किस प्रकार से क्लास में प्रवेश करना चाहिए, किस प्रकार से प्रसन्न क्लास को मैनेज करना चाहिए, आदि पे हम लोगों ने विस्तृत तौर पर चर्चा किया। तो साथ ही साथ इससे हम और बच्चे भी हमारे थक जाते हैं, तो उन्हें ब्रेक देने की भी आवश्यकता होती है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें स्कूल के पूरे दिन अपने दिमाग को आराम देने का मौका दिया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को फिर फोकस करना, मानसिक थकान को रोकना, प्रत्येक पाठ के बाद छात्रों को कुछ समय का अवकाश दे, यहाँ तक कि 5 मिनट का ब्रेक भी बहुत काम आएगा। प्रारंभिक छात्रों के लिए 9 मिनट का ब्रेक दे। अच्छा, इस ब्रेक का क्या मतलब है? 9 मिनट का ब्रेक का मतलब छुट्टी दे दे,
जहां तक हम लोग को भी बताया गया, इस ब्रेक का मतलब ये होता है, मैंने बार बार इस बात को दोहराया कि दृष्टांत कौशल का प्रयोग। हम कुछ कहानियां बताएंगे, बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में काफी लीन रहते हैं, अभी उनका दिमाग वही रहता है, तो हम कुछ इस तरह की कहानियां बताएं, कुछ इस तरीके की चुटकुले सुनाएं, है ना, कुछ मजेदार ऐसी लौकिक कथाएं बताएं जिससे उनका ध्यान दूसरी ओर है ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने शिक्षक पे बहुत भरोसा रखते हैं। अगर कोई मैम क से कबूतर ना कह के कोई अन्य वर्ड बता देती है तो घर पे हम पूछते हैं कि नहीं क से कबूतर होता है, तो क्या बोलता है, नहीं क से कबूतर नहीं होता है। बच्चे बहुत विश्वसनीय होते हैं अपने शिक्षक के लिए, तो उन्हें ब्रेक देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि थकान की स्थिति में बच्चे अभिगम भी कर पाते हैं। इसका निर्णय हम सभी शिक्षकों को करना चाहिए। छात्रों को अपने साथियों के साथ बातचीत करने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। तो हर लोग का एक समय होता है, बच्चे आपस में बातचीत भी करें, इसका भी उन्हें समय मिले, एक सकारात्मक कक्षा का माहौल बने। स्कूल में काम के अलावा अन्य चीजों के बारे में बात करना सामाजिक कार्य कहा जाता है। अगर बच्चे स्कूल में किसी अन्य गतिविधि को कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। छात्रों को खुश करता है, ये कार्य छात्रों को खुश करता है, क्योंकि छात्र यहाँ पे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से तैयार किए जाते हैं, और जब इन सभी का सम्मिश्रण होता है तो आने वाले समय में वे आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। छात्र को अपने सहपाठियों के साथ संवाद करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ मिनट देने चाहिए। हम लोग भी करते हैं संवाद, हिंदी साहित्य में भी संवाद लेखन बताया जाता है। तो कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाए, कोई ऐसा प्रसंग दे दिया जाए, बच्चे जो से आपस में संवाद करें। बड़े क्लासों की बात किए तो हमारे यहाँ पे नंदू सर भी बहुत अच्छा कराते हैं, राम परशुराम संवाद। ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान राम और परशुराम और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है, तो बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में बात करने की शैली भी आ जाती है ना। तो इस प्रकार से अंततः हम सभी कह सकते हैं कि भाई शिक्षकों के लिए एक खुशहाल कक्षा का माहौल बनाना उनका एक समान लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान केंद्रित सीखने को सुनिश्चित करते हुए मजा, हास्य, है ना, सुनिश्चित करें। छात्र सुरक्षित, मूल्यवान, सफल महसूस करें, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने योग्य लक्ष्य के साथ चुनौती महसूस करे। जो शिक्षक मौज मस्ती और कड़ी मेहनत के बीच एक ही संतुलन हासिल कर सकते हैं, वे न केवल ग्रेड के मामले में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि उनकी देखरेख में छात्र भी खुश रहेंगे। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें समय समय पर, जैसा कि इन हाउस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, सीबीएसई द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, हम सभी चीजों को जानते हैं, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती जा रही है, जिससे हम अपने बच्चों को पठन पाठन में बहुत अच्छी व्यवस्था प्रदान करते हैं, है ना, और उनके सर्वांगीण विकास की कामना करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।